नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक डिबेट लेकर आए हैं और इस डिबेट में सभी प्रतिनिधि हैं, सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को लाने का प्रयास किया गया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरी डिबेट जो है इसको जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं गुरु नानक वेडिंग पॉइंट के माध्यम से इस पूरी डिबेट को हम लोग कर रहे हैं। गुरु नानक वेडिंग पॉइंट, आप चर्च की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर गुरु नानक वेडिंग पॉइंट है। और चाहे आप शादी से संबंधित कार्य हो, बर्थडे हो या दूसरे किसी भी ओकेजन में आप गुरु नानक वेडिंग पॉइंट को आप बुक करवा सकते हैं। अब चलते हैं हम डिबेट की तरफ। हमारे साथ सबसे पहले तो मैं जो डिबेट में हमारे जो जनप्रतिनिधि आए हैं कोटद्वार के, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर संजय मित्तल जी हैं, जो कि महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। दूसरे यहाँ पर हमारे साथ महेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तराखंड जो है आंदोलन, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल से आप हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र जजेड़ी जी हैं, जो कि बहुत सारे विभिन्न राजनीतिक दलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस समय जो है आम आदमी पार्टी में है। और आम आदमी पार्टी ने 2022 का चुनाव यहाँ पर लड़ा था और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं रही थी। और राजेंद्र जजेड़ी जी के बारे में बता दूं कि अभी इन्हें पद मिला है। इनको जो है विधानसभा प्रभारी हैं, कोटद्वार विधानसभा प्रभारी हैं और साथ ही साथ प्रदेश सचिव का भी। सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद थापा जी। और हमारे साथ मीना भाई हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के ये गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में इस पूरी डिबेट को हम आयोजित कर रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद थापा जी। हमारे साथ एक पूर्व सैनिक है, गिलडियाल जी सर हैं और बहुत अच्छा कार्य गिलडियाल जी भी लगातार करते हैं, जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखते हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ प्रदीप बलूनी जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अर्धसैनिक जो पूर्व सैनिक बल जो इनका एक संगठन है उसमें आप हैं। थोड़ा सा सर परिचय दे दीजिए। मैं सैनिक, अर्धसैनिक और सामाजिक संगठन का अध्यक्ष प्रदीप बलूनी, और मैं प्रवीण थापा जी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक और हमारे साथ युवा हैं, इनका नाम जान लेंगे, जिनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं नाम जान लूँगा। आप थोड़ा सा। मेरा नाम रक्षित है। मैं एक यंग जनरेशन का एक चेहरा हूँ, तो इस बीच इसलिए आया हूँ। देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है पार्टियाँ यहाँ पे बात कर रही हैं, क्या विचार उनके मन में चल रहे हैं कोटद्वार को लेके। एक सर और हमारे साथ हैं, पूर्व सैनिक हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय आप। ब्रिजपाल सिंह नेगी। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि यहाँ पर महानगर उपाध्यक्ष हैं सर कांग्रेस से, और बहुत अच्छा कार्य आप भी करते हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद थापा जी। हमारे साथ प्रमोद रावत हैं, युवा हैं, कांग्रेस से युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आप अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सम्मानित दलों के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ राकेश मित्तल जी हैं, जो कि नगर मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनसे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इस समय जो है इस समय विधायक यहीं से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, केंद्र में सरकार है। सर स्वागत है आपका। अभिनंदन है सर। धन्यवाद। हमारे साथ एक और बहुत युवा चेहरा कोटद्वार का गौरव जोशी जी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में आप प्रदेश महामंत्री के पद पर है, और आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण थापा जी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आप सभी को दे दिया है। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और मेरा चैनल कण्वा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले अगर ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहता है यहाँ पर तो वो बता सकता है मुझे, और लेकिन सबसे पहले सवाल मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे गौरव जोशी से। गौरव जोशी जी, 5 साल पहले आपकी सरकार रही और अब 5 महीने आपकी सरकार है। अगर कोटद्वार की बात की जाए तो एक भी कार्य धरातल पर नहीं हो। कार्य बहुत सारे हैं, कार्य बहुत सारे यहाँ पर अगर जिस प्रकार से नहीं हुए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि मोटर नगर का बस अड्डा है, उसकी हालत उसी प्रकार से। रेलवे स्टेशन आप देखेंगे, आज जहाँ पहले 3 से 4 ट्रेनें वहाँ चलती थी, अब वहाँ पर आपने एक सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, उसमें किराया ज़्यादा है, टाइमिंग सही नहीं है। रोडवेज बस अड्डे की वो हालत है। बेस्ट हॉस्पिटल कोटद्वार कांग्रेस के ज़माने का बना है, बिल्डिंग जरूर बनी है, लेकिन उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ऐसी और बहुत सारी समस्याएं हमारे कोटद्वार में। क्या कहेंगे सर? प्रवीण थापा जी, पहले तो आपने जो सावन के तृतीय सोमवार में है, मैं सभी श्रोताओं को उनको इस सावन के तृतीय सोमवार की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कांवड़ यात्रा का जो स्वरूप उत्तराखंड आज देख रहा है, उस स्वरूप को भी आज जनता स्वीकार रही है। आपने बात करी कोटद्वार के विकास की। कोटद्वार के विकास पे ही भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका मिला है। कोटद्वार भारतीय जनता पार्टी के विकास के रूप में, अपने मैनिफेस्टो के रूप में जिन बिंदुओं को हमने लागू करने की बात कही है, वो धीरे धीरे सफल भी हो रही है।
प्रथम बिंदु की बात करूंगा, रामनगर बस सेवा के रूप में जो सेवा निष्क्रिय थी वो हमने अपनी देखा क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के ऋतुभूषण खंडूरी जी के नेतृत्व में वो सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। गौवंश की बात की जाए, नगर निगम के तत्वाधान में, नगर निगम इस टाइम पे कांग्रेस के पास है, लेकिन तत्वाधान की जिम्मेदारी को सगुगी समझते हुए अपनी विधायिका के द्वारा गौवंश को भेजा जा रहा है। गौशाला के रूप में लालढांग को हम देखते हैं, गौशाला हर प्रत्येक वंश में गौवंश को हम भेजने का काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक की बात की जाए, बार बार बस अड्डा जो है मोटर नगर के बार बार कहा जाता है कि कब शिलान्यास नहीं होगा। ये हम लोग जानते हैं कि शशि नैनवाल जब नगर पालिका की अध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उस समय उसके बाद एक कार्यकाल विधानसभा के रूप में सुनील सिंह नेगी जी के रूप में नेतृत्व रहा, वो विवाद उलझा रहा और उस उलझने के कारण आज भी वो उलझा हुआ है। उसको भी समाधान करने की बात में इस मैनिफेस्टो में हमने कही है और इसका समाधान जल्द से जल्द होगा। अब मैं चलूँगा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सर ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बस चला दी है कि इन्होंने, और जल्दी ही मोटर नगर का भी निर्माण होगा, तो आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल और ये 5 महीने सबको जोड़ लो तो कोटद्वार के अंदर कोई भी नया काम नहीं हुआ है। कुछ जो काम कांग्रेस के ज़माने में हुए थे उन्हीं पर इन्होंने पत्थर लगाए हैं। आप बेस हॉस्पिटल जो है माननीय नेगी जी के द्वारा बनाया हुआ, सुरेंद्र सिंह नेगी जी के, जो कांग्रेस के यहाँ कोटद्वार से मंत्री थे। ट्रेन इन्होंने जो है वो मसूरी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसे बंद कर दी है। जन शताब्दी के जो ट्रेन है उसका नाम बदल दिया गया। पहले वो ट्रेन चलती थी। और बस अड्डे जो खड्डा है 5.5 साल हो गए उस खड्डे को, आज तक कुछ नहीं किया, जिसके नाम पे चुनाव जीते। लगातार इनके 2 विधायक है, 6 महीने हो गए सरकार को इनकी नए दोबारा आए हुए। अभी हमारे जो कोटद्वार के विधायक अभी तो शिष्टाचार में बिजी हैं, अभी शिष्टाचार ही चल रहा है उनका, जगह जगह मिलने जुलने का। आप बताइए ना क्या काम करा है? अब मुझे लगता नहीं है कि पिछले 6 महीने में कोई काम हुआ है। और जनता के बीच में जाने का कोई काम अगर मौका, मुझे लगता नहीं है कि जनता उनको पहचानती भी, जनता ने वो शकल भी नहीं देखी। सिर्फ जो कुछ मुद्दे ऐसे थे ध्रुवीकरण के मामले में इनको वोट मिल गए और जीत गए, जबकि जिस क्षेत्र में पहले रहती थी उस क्षेत्र में ही उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मुझे लगता है कोटद्वार का भी वही हाल होने वाला है। राकेश मित्तल जी के पास जाऊंगा सर। संजय मित्तल जी कह रहे हैं कि मैडम जो है अभी शिष्टाचार में ही लगी हुई हैं और जिस प्रकार के कार्य अभी कुछ भी नहीं हुए, हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक मैडम का सवाल है, ये शिष्टाचार का थोड़े दिन तो चलता ही है, कोई भी जीते कोई भी हारे। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैडम जिस तेज़ी के साथ काम में अपने लगी हुई हैं, यहाँ पे सेंट्रल स्कूल की पूरी व्यवस्था बना दी गई है, सेंट्रल में मंत्री से बात हो गई है, उसकी तैयारी हो रही है। ये लालढांग चिल्लल खाल मार्ग पे पूरा होमवर्क चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रुक गया था किसी कारण से, उस पर भी काम चल रहा है। और भी बहुत से यहाँ पे काम अभी, यहाँ पे एक जो कोटद्वार में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम रहता है, इसके लिए मैडम ने पूरा सचिव स्तर से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करी है। यहाँ से बाहर की बाहर उन्होंने वो निकालने का, एक सड़क निकालने का काम किया है, उसमें काम चल रहा है। लेकिन अगर ये कांग्रेस के लोग अगर ये कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो दोबारा मैंडेट क्यों दिया पब्लिक ने हमको? प्रमोद रावत जी के पास जाऊंगा, युवा है सर। कह रहे हैं, राकेश मित्तल जी कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं किया होता तो दोबारा मैंडेट क्यों दिया? देखिए, लोकतंत्र में ये हमेशा चलता है, किसी को मैंडेट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। वो एक लेकिन इन्हें लगातार 2 बार मिला है, बड़ी बात है ये। देखिए, वो एक विचाराधीन मुद्दा है। हमने कई बार अपने फोरम में भी ये बात उठाई है कि हो सकता है कि ये मशीन की भी गड़बड़ी हो। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये विचाराधीन मुद्दा है और हम फोरम में उठा रहे हैं। मैं तो अभी जैसे हमारे युवा साथी गौरव भाई जो है भाजपा के, उन्होंने कहा मैनिफेस्टो पे काम हो रहा है। देखिए, सबसे पहला काम क्या किया रितु खंडूरी जी ने, हमारी जो विधायिका हैं सम्मानित, हम विनम्रता से बात करते हो, हमारी भी विधायिका हैं, हम भी चाहते हैं, हमारा सबका जितने भी दल यहाँ पे बैठे हुए सबका एक ही मोटो है, कोटद्वार का विकास, कोटद्वार की जनता का विकास। लेकिन क्या हुआ, जिला बनाने की बात हुई थी, मैनिफेस्टो में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हुई थी, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी सुरेंद्र सिंह नेगी जी का सपना था, विजन था, रोड मैप था, सब कुछ तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उन्होंने अपनी ही बात को पलट दिया कि जब जिला बनेगा तब मेडिकल कॉलेज बनेगा। और एक अगर मेडिकल कॉलेज बनता तो यहीं के हमारे कोटद्वार के स्थानीय निवासियों को और स्थानीय जो हमारी जनता है उन्हीं को एक रोज़गार मिलता। मैं भाई गौरव से पूछना चाहता हूँ कि रोज़गार के मुद्दे पर, जैसे मैं युवा हूँ और युवाओं की बात को हमेशा हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से भी और हमारी सारी कांग्रेस की इकाइयाँ उठाती रहती हैं, आप मुझे कोई रोड मैप, जैसे हमारे मित्तल साहब जी ने बोला है भाजपा के कि जी हम कार्य कर रहे हैं, योजनाएं बनती हैं, क्या योजनाएं धरातल पे उतरती हैं? क्या पिछले 5 सालों में योजनाएं धरातल में उतरी? और अगर योजनाएं उतरी तो आपने 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए? और आपके जो पूर्व विधायक जो अब शायद हमारी पार्टी में हैं, लेकिन वो
उनके सिंबल पे काम कर रहे थे, तो वो उनको क्यों यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का 3-3 बार शिलान्यास करना पड़ा? आप बताइए। आज मैं 3-4 बिंदुओं पे बात करूँगा और मैं चाहता हूँ कि देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है सवाल पूछना, और जो सरकार में उनका काम है जवाब देना। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज स्वास्थ्य सेवाएँ, बेस हॉस्पिटल, स्थानीय ग्रामीण सब यहाँ पे बेस हॉस्पिटल के नाम से आते हैं, लेकिन रेफर सेंटर बन चुका है। आप रोड का हाल देखिए, आप बीएल के पुल में जाइए, पूरा खनन से के ट्रकों से चल चल के वो पुल अब उजड़ने वाला है। बिजली का आप हाल देखिए, जब व्यापारी काम करने का, जैसे होटल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, जब काम करने का मौका आता है तो उस समय बिजली भाग जाती है, अघोषित बिजली जा रही है। आप रोज़गार के क्षेत्र में पूछ लीजिए, अभी देखिए नगर निगम की बात करी है हमारे सम्मानित वक्ताओं ने कि नगर निगम आपने ही थोपा, आपने ही कहा कि 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपने टैक्स लगा दिया। और अभी व्यापारी सब सड़क में, युवा हों, महिलाएँ हों, गृहिणियाँ हो, महंगाई, बेरोजगारी, कोई भी मुद्दे पे आपने अगर कोई पिछले 5 साल में काम किया या अब कोई करने वाले हो। गौरव जोशी जी के पास जाता हूँ, बहुत सारे सवाल इन्होंने दागे आपके ऊपर, बहुत सारे सवाल, क्या जवाब है आपका इनके? बिल्कुल, मैं सारे सवालों को देख रहा था। प्रमोद भाई जिस तरीके से बात कर रहे हैं, केंद्र की योजनाओं के रूप में हमने देखा, ये ज़िले की जो बात आ रही है कि प्रत्येक ज़िले में एक अपना मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केंद्र स्वीकृत करता है, उसी के रूप में इसको जिला करने की मांग की गई है। क्योंकि हमने देखा श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज वर्तमान में है, हम उस रास्ते की बात कर रहे हैं जिस तरीके से इसको हम बना पाएँ। हमने देखा कि नगर निगम पर कहीं ना कहीं महापौर कांग्रेस की हैं। अगर बात करें तो इनके महापौर में हमने कभी नगर निगम को यहाँ स्थापित किया तो क्यों कांग्रेस ने इसका बहिष्कार नहीं किया? अगर ये नगर निगम बनना नहीं जानते और अगर ये नगर निगम पर बैठ चुके हैं तो गौवंश की जिम्मेदारी, इनका जवाब मैं संजय मित्तल जी से लूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और गौवंश की जिम्मेदारी किसकी है? अगर नगर निगम के जो अधिकार क्षेत्र में है, नगर निगम के वो कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर हमारी विकास कार्यों की अगर बात की जाती है तो हम लोग विकास के दम पर ही सरकार बना रहे हैं। और विकास के रूप में हमारी धरातल योजनाएं दिख भी रही हैं। और धरातल योजनाओं में अगर देखें तो ऑल वेदर रोड को काम जो आज देख रहे हैं हम, देहरादून से हम लोग की दूरी देखते हैं, हम हरिद्वार से देहरादून में कितना बढ़िया बेहतर कार्य हुआ है। लाइट इससे नहीं होगा काम। तो हमने देखा किस प्रकार नगर निगम के तत्वाधान में कांग्रेस पार्टी के इस टाइम पे महापौर हैं और अपनी जिम्मेदारियों का भी हम लोग कहते हैं कि निर्वहन करें। गौवंश की जिम्मेदारी इस टाइम पे कोटद्वार शहर में किस प्रकार बढ़ती जा रही है। 50 आवारा पशुओं को आज ही ऋतुभूषण खंडूरी जी की प्रेरणा से अपनी जो गौशाला लालढांग में व्याप्त है उस पर भिजवाने का कार्य किया जा रहा है। और यही कार्य एक प्रोत्साहन के रूप में कि हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियां बताएं। महापौर किस प्रकार कोटद्वार में कार्य कर रही हैं, उस विकास कार्य की भी थोड़ी चर्चा हो जाए। हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार बार बार भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की एक लंबी सूची के रूप में हम लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी अपना किनारा कर रही है और महापौर की जिम्मेदारियों से बच रही है। संजय मित्तल जी, गौरव जोशी जी कह रहे हैं, एक तो जिस प्रकार से नगर निगम के बारे में सवाल इन्होंने किए हैं कि जो गोवंश घूम रहे हैं, और साथ ही साथ महापौर के कार्यों के बारे में कौन बात करेगा? एक बहुत स्पष्ट है, पिछले बार जब माननीय नेगी जी मंत्री थे, जब गोवंश हमने यहाँ बाहर भेजने की कोशिश करी तो कुछ संगठन थे जिन्होंने उसके अंदर रोड़ा अटकाया, ड्रामेबाजी करी। और दूसरी बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो गोवंश हैं वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो प्रशासन के हाथ में है। जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके हाथ में है। नगर निगम का इसमें कोई नहीं है, रोल नहीं है। नगर निगम के जो काम है, नगर निगम उन कामों को बखूबी निभा रहा है। तो हमारी मेयर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोटद्वार के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारा काम किया है। और जिस आप गोवंश की बात करें, DTA यहाँ पर एक मुझे लगता है कि इस जो गोरक्षा समिति है उसका एक मतलब एक कोटद्वार पदाधिकारी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनकी क्या ड्यूटी है। हमने तो दो यहाँ पर जो है लोगों 2 सेट भी बनाए हैं गोवंश के नाम पर, जो है 2 जगह ऐसी बनाई है जो लोगों को दी गई हैं गोवंश के पालने की। लेकिन सांड वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर नहीं भेज सकते। बाहर भेजने का तरकीब हमने पहले देखी हुई है, बाकी गाय मार्केट में नहीं है। अच्छा, अब मैं चलूँगा उत्तराखंड क्रांति दल के महेंद्र सिंह रावत जी के पास। सर, दोनों पार्टियों की बातें आपने सुनी, क्या कहेंगे सर? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले पिछले 5 साल सरकार में यही थे, अभी 5 साल यहाँ पे ये 5 महीने हो गए। मैं कह कि पिछले अगर ये सरकार में थे, इनके ही पास की गली मोहल्ले और कई PWD की सड़कें थी जो बननी थी, वो अभी तक कोई निर्माण कार्य कुछ हुआ नहीं। कई ऐसे कार्य हैं, मोटर नगर को ही ले लो, अगर ठीक है पिछले सरकार में भी तो कंडी रोड पे विवाद था, कोर्ट में था,
उसको पिछले मंत्री ने या पिछले विधायक ने बैठा के कहीं पे एक शुरुआत करी, चाहे वो बनी नहीं बनी हो और दूसरी बात है। इस तरीके से मोटर नगर वाली बात कर्ण आश्रम पे अभी कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्य एजेंडा रखा था कि हम उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, तो आज तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। कंडी रोड का तो भगवान ही जाने इनका कि एनजीटी जो पास करती है। दूसरा यहाँ पे मैं कांग्रेस से भी सवाल उठाता हूँ कि आप गौवंशी की बात तो मत ही करा करो, क्योंकि इसलिए मत करा करो कि आपने 70-80 लाख रुपए खर्च करके काशीरामपुर तल्ला में एक शेड बना रखा, वो अभी तक किसी संस्था के हैंड ओवर क्यों नहीं दिया? क्या कमी रह गई? तो वो देना चाहिए था। अब दोनों, मैं तो ये कहता हूँ अगर कोटद्वार का हम तो अगर नई राजनीति करनी है तो कोटद्वार के विकास के लिए सब मेयर को भी या विधायक साहब को दोनों को इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग है, पर कोटद्वार के विकास में ऐसा नहीं। विकास में हम तो देखते आ रहे हैं वर्षों से। बट ठीक है, आज हॉस्पिटल बन गया, भाई 5 बार विधायक भी तो बने रहे यहाँ पे, आज तो कोटद्वार वैसे भी स्वर्ग हो जाता। पर काम करने के कोई काम होता है तो एक दूसरे पे टांग खिंचाई कर देते हैं, अड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि ये मैंने किया था, वो काम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण रुक जाता। मैं तो अभी भी अपील करूँगा, एक उत्तराखंडी होने के नाते अगर कोटद्वार का सही विकास करना, सच करना, राजनीति बाद में कर दिया, प्रतिद्वंद्विता बाद में करिए, दोनों मिलकर एक कोटद्वार के लिए शेड्यूल बनाइए, दोनों के उसमें किस तरीके से कोटद्वार का विकास हो और जिससे कि यहाँ के लोगों को, जनता को राहत मिल सके। महेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं जहां उन्होंने बीजेपी पे वार किए हैं, वहीं उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कहा है कि कांग्रेस ने जो काशीरामपुर तल्ला में गौशाला जो बनाई है वो अभी तक संस्था को क्यों नहीं दी। इसके बाद मैं जाऊंगा राजेंद्र जजेड़ी जी के पास, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र जजेड़ी जी के पास जाऊंगा, लेकिन संजय मित्तल जी से इसका जवाब ले लूँगा कि काशीरामपुर तल्ला की जो गौशाला है उसको अभी तक किसी संस्था को क्यों नहीं दी गई। सर देखो, संस्था को देने का जो काम है वो सरकार का है, प्रशासन का है। मेयर के पास सीमित अधिकार हैं, ये सबको मालूम है। और जो कार्रवाई जो सरकार द्वारा की जा रही है, जो नगर आयुक्त के द्वारा की जा रही है, नगर आयुक्त ने 1-2 बार इसके अंदर कार्रवाई भी करी है, गलत लोग आ गए और दोबारा इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त जिम्मेवार है उसके लिए, ना कि मेयर साहब जिम्मेवार हैं। अब चल रहे हैं हम आम आदमी पार्टी के अभी बिल्कुल नव नियुक्त प्रदेश सचिव हैं और साथ ही साथ विधानसभा प्रभारी हैं। आपने सभी को सुना, उत्तराखंड क्रांति दल ने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया है कि इन दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं कोटद्वार के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद थापा जी, आप बहुत ही बढ़िया ज्वलनशील मुद्दों को लेकर सारी पार्टियों को, लोगों को इकट्ठा करके सभी के विचार जानने की कोशिश करते हैं। आपका पहले तो धन्यवाद है। आज मैं देख रहा हूं कि दोनों पार्टियों के लोग एक तो गौशाला में बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 काशीरामपुर तल्ला में 86 लाख रुपए की लागत से हाल में 2 साल पहले गौशाला बनी, और आप कह रहे थे कि नगर आयुक्त से मेरी फ़ोनी वार्ता हुई, एक सुशीला उनियाल जी के हैंडओवर उन्होंने उस गौशाला को किया। बड़े दुख की बात है, वहाँ डोजर चल रहा है, जेसीबी से लेवलिंग चल रही है, लेकिन एक भी गौवंश उस 86 लाख रुपए की लागत से बने हुए सेट के अंदर एक गौवंश अभी तक नगर निगम डालने में असफल रही है, पहली बात। दूसरी, उसकी बगल में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से 24 खूंटों वाली गौशाला वह आकृति सेवा समिति के नाम दी गई। 5 गौवंश के बाद 6वां आया नहीं, आज वो भी खाली है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य, मैं दलगत राजनीतिक से उठकर इस मामले की पूरी बातचीत कर रहा हूँ। कोटद्वार विधानसभा ये तो रहा है या गौशाला का मामला। अब नगर निगम की बातचीत आई। नगर निगम में सुलभ शौचालय लगभग 8-10 सुलभ शौचालय, एक भी सुलभ शौचालय उसके अंदर दरवाजे नहीं है, सीट नहीं है, पानी नहीं है, धुलाई नहीं है, सफाई नहीं है। क्या इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय प्रदेश को बोलना पड़ेगा? शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार इस पर बात करेगी? अरे 40 लोग इसमें पार्षद चुन के आए हैं, एक मेयर है और एक आयुक्त बैठा, 2 सह आयुक्त बैठे हैं और 2 सफाई निरीक्षक और 11 सफाई हवलदार और लगभग 300 सफाई पर्यावरण मित्र उसमें बैठे। आप यहाँ चुन के गए हैं, दोनों पार्टी के लोग उसमें चुन के जा रखे हैं, इसको कौन देखेगा? 50% बहनें यहाँ पर लेडी है और 50% जेंट्स है। अरे कम से कम सदन के अंदर में 50% लेडी, लगभग 30% बहनें चुन के आई है। आपसे निवेदन है, कम से कम दरवाजे लगाइएगा, पानी दीजिएगा, सफाई करवाइएगा। इसमें क्या बजट की आवश्यकता है? तो अब जाता हूं मैं, आपके पास में लगातार बातचीत चल रही है आपके हॉस्पिटल की। इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना विकास नहीं कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में उससे पूर्व की जानकारी होती है, हमको डॉक्टर कितने चाहिए। आज तमाम पार्टी के लोग, जब कांग्रेस विपक्ष में, सत्ता में थी, विपक्ष में थी, आज कोटद्वार का हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल के नाम से पूरे प्रदेश भर में जाना जाता। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर रेफर सेंटर ना हो, इस पर काम करना आरंभ करें।
लेकिन अब तो सरकार बीजेपी की है ना, उनको डॉक्टर उनको लाने चाहिए। चलो ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी को तो करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बीजेपी से निवेदन करूंगा कि उस पर जो डॉक्टरों की कमी है, जो फिल इन द गैप भरना है, रिक्त पद हैं, उनको भरने का प्रयास करें। एक बात और कवर करूंगा, ये तो तमाम बातें हमारी उठती रहती। आज लगातार अभी ट्रेन की बात चल रही थी, रोडवेज, मैंने अभी हाल में पेपर में पढ़ा था, ये भी जो सदन चल रहा था, लगभग 595 करोड़ के घाटे में रोडवेज चल रही है। मैं प्रदेश के परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा, स्थानीय विधायक से निवेदन करूंगा और इस जिले के 6 विधायकों से निवेदन करूंगा, माननीय सांसद से करूंगा, राज्यसभा सांसद से करूंगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस महोदय से करूंगा। ये 6 जिले के लोगों को, मैक्सिमम लोग दिल्ली जा रहा है। दिल्ली के लिए वही गाड़ी है जो पहले थी। गाड़ियों की संख्या बढ़नी चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी, अच्छी इक्विपमेंट के साथ में गाड़ी आए तो लोग इजीली उस पर जर्नी करें। आज आप देखते हैं कि मतलब लगभग जो कोटद्वार विधानसभा है, इसमें फौजी रिटायरमेंट आ रखा, इसमें शिक्षा विभाग, यानी पहाड़ नीचे शिफ्ट हो गया। आयुष्मान कार्ड है, ECHS कार्ड है, गोल्डन कार्ड के जो पेशेंट हैं उनको टैक्सियों में भर के जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र जजेड़ी ने बहुत सारी समस्याओं को उठाया है और दोनों से सवाल किए। कांग्रेस से उन्होंने कहा है कि आपने जिस प्रकार से आप नगर निगम में वहाँ पर शौचालय की जो हालत है, और सच में शौचालयों की हालत बहुत दयनीय है। दूसरी जो उन्होंने समस्या बताई, गौशाला में वहाँ पर जरूर बुलडोजर चल रहा है लेकिन गाय नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल किए हैं कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल है या जो ट्रेन की जो हमारी स्थिति है, पहले 2 से 3 ट्रेनें चलती थी, इस समय सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। दोनों पार्टियों से सवाल किए हैं और दोनों पार्टियों से थोड़ा थोड़ा मैं जवाब चाहूँगा और उसके बाद और भी हमारे बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। सर, शौचालय की स्थिति बहुत दयनीय है, गौशाला अभी तक नहीं दी है, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, गाय नहीं है, क्या कहेंगे? शौचालय में लगातार जो है सफाई का काम चल रहा है और सुबह शाम जो है उसके अंदर कर्मचारी लगाए गए हैं जो शौचालय की सफाई करते हैं। दूसरी बात, आपको ही मालूम है कि कोटद्वार को नगर निगम को बजट की कमी है। हर बार और नगर निगम के मुकाबले कोटद्वार की जनता को, कोटद्वार के निगम को कम बजट दिया जाता है। दुर्भावना से काम किया जा रहा है और जो दूसरे नगर निगम है जहाँ भाजपा का सरकार है वहाँ पे ज़्यादा बजट दिया जा रहा है। बजट की कमी से भी कहीं ना कहीं शौचालय के अंदर या कहीं पे भी जो भी विकास कार्य हो ना, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। गौरव जोशी जी, बजट आप नहीं दे रहे हो इन्हें, बेस हॉस्पिटल को आपने रेफर सेंटर बना के रख दिया है, और इसका जवाब मैं राकेश मित्तल जी से भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं की बात जहां राजेंद्र जडेजा जी ने कहा कि किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं में कहीं ना कहीं अभाव अगर दिख रहा है, तो उसमें अभी ऋतुभूषण खंडूरी जी के जो हस्बैंड भी हैं वो भी अभी केंद्र में सचिव हैं और पहली वार्ता में भी हमने देखा कि राष्ट्र सचिव के रूप में स्वास्थ्य सचिव के साथ भी वार्ता हुई है ऋतुभूषण खंडूरी जी की, और कोटद्वार में मेडिकल सुविधाएँ दुरुस्त हो, डॉक्टरों की नियुक्ति पूरी हो, उसके लिए भी काम चल रहा है। राकेश मित्तल जी, मुझे ये बताइए, बजट क्यों नहीं दे रहे हो आप? लगातार यही बात तो पूरे कोटद्वार में उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर साहिबा को बजट नहीं देती। क्यों नहीं दे रहे हो आप बजट? कोटद्वार का विकास नहीं चाहते हो क्या आप लोग? अब मैं बताता हूँ इस कांग्रेस के हाल। कांग्रेस की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि ये अपना बजट का रोना रो के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। जितना भी बजट इनका आवंटित होता है, जो इनको रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारा बजट देहरादून से आता है, लेकिन बहुत सफाई से कि भाई बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा। मैं जब से कांग्रेस के मेयर जीते हैं तब से मैं ये रोना सुन रहा हूँ। ये कह के आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। बजट नहीं आ रहा, बजट जवाब देना पड़ेगा। बजट राकेश मित्तल जी कह रहे हैं बजट आ रहा है। मैं युवा कांग्रेस के उनसे जान लूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। और एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, गजेंद्र मोहन दसमाना जी, भारतीय जनता पार्टी। सर, स्वागत है आपका। जय हिंद। तो सर, बजट आपको मिल रहा है, आप बार बार लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बजट नहीं मिलता आपको। देखिए, अभी आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा कि किस तरीके से अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी से भागा जाता है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं हमारे यहाँ पे जो मौजूद हैं, उन्होंने किस तरीके से डाइल्यूट कर दिया। मैंने कितने सवाल उनसे उठाए, एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, इन पे कोई जवाब नहीं आया। अभी हमारी डिबेट में भी बिजली चली गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने देखा प्रत्यक्ष उदाहरण। मैंने भी बिजली की बात करी, बिजली चली गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि नगर निगम पे किस तरीके से डाइल्यूट किया, उनसे आप ये सवाल पूछिए। और मैं भी पूछना चाहता हूँ कि नगर निगम के बोर्ड मीटिंग में जो फैसले हुए टैक्स ना लगाने के, और आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 10 साल तक कोई भी टैक्स न लगाने का जो नियम निकाला था, वो अभी व्यापारियों पे टैक्स लगा दिया गया है। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, सीधे डाइल्यूट कर दिया कि शौचालय, गौवंश और ये सब चीज़ें। आप मेन मुद्दों पे बात करिए ना सर।
आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है। आप नगर निगम को कमज़ोर करें, आपने नगर निगम थोपा है। हमने तो कहा था पूर्व मंत्री सोरेन लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि थोपा है, लेकिन वो कह रहे हैं जब आपको लगता है कि थोपा है तो आप लोगों के जो पार्षद है या मेयर चुनाव क्यों लड़े वो? देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष खत्म नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर सब सत्ता ही सत्ता करेगी, फिर तो जैसे कि हिटलर राज यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कुछ, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। अगर आपने नगर निगम बनाया तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन अगर हम जीते हैं तो उसको कमज़ोर करने की आप कोशिश मत करिए। डबल इंजन की सरकार कह के आप आए थे, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष के पास भी मैं जाना चाहूँगा, कांग्रेस के बहुत देर से बैठे हैं। सर, बहुत कुछ आप सुन रहे हैं बहुत देर से, तो क्या कहेंगे सर? धन्यवाद थापा जी। पहले तो मैं अपने जो यहाँ पे भाजपा के हमारे प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, बहुत कुछ लिख के लाए हैं आप, समस्याएं बहुत सारी हैं। समस्या ही नहीं है। मैं पहले इनको सबसे पहले 2017 का मैंने फर्स्ट ही बता देता हूँ जो उन्होंने कोटद्वार के लिए बोला था। ये 5 महीने की बात मैं बाद में करूँगा, उसको मैंने फर्स्ट ही बताऊँगा। जब इन्होंने कोटद्वार में 2000, लेकिन वो तो बात गई रात गई। आप कुछ नहीं, इन्होंने सबसे पहले इनका मैंने फर्स्ट था कि हम इसको जिला बनाएंगे। अब तो वो विधायक आपकी पार्टी में आ गए हैं। लोग विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। 5 साल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। नंबर 2 था इनका कि कोटद्वार की अनियमित जो यातायात व्यवस्था उसको सही करेंगे। कारबेट नेशनल पार्क का जो द्वार है उसको कोटद्वार में खोलेंगे। मैं उनको पूछना चाहूँगा, इनके मेरे को जवाब चाहिए। चिल्लरखाल, लालढंग, कारढंग, राम मोटर मार्ग का निर्माण करेंगे। निर्माण कर दिया है उन्होंने? कोई निर्माण नहीं किया, वो बस बंद की और उसी बंद को फिर लगा दिया। तुमने बंद क्यों किया? जब बस चल रही थी रामनगर को तो कंडी रोड पे, फिर बंद क्यों किया? फिर चालू कर दिया, उसमें तुम अपना झंडा गाड़ रहे हो। नंबर 6 बात है, उन्होंने बोला कोटद्वार में सीवर लाइन और कूड़ा निस्तारण काम तुरंत काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद। ये 17 की बात कर रहा हूँ। ये लोग किस मुँह से आप बोल रहे हैं कि निगम, और वो निगम की बात भी मैं करूँगा। इन्होंने बोला हम कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को जल्द निर्माण करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने क्या है कि साहब जिले में काम हो गए इनमें से? इनमें से एक काम नहीं, वो बीजेपी वाले बताएंगे कितने हुए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। ये आप बोल रहे हैं कि जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। अरे तुम्हारे 3 मुख्यमंत्रियों ने उसका उद्घाटन कर दिया है, उस टाइम तुम्हें पता नहीं था कि जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। नंबर 7 बात है कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की ये जो इनकी घोषणा है, मेन जो आर्मी की इन्होंने वोट पाई इस केंद्रीय विद्यालय के ऊपर पाई। आपको पता होना चाहिए कि कलाल घाटी में जो हॉस्पिटल है उसको खाली कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये जीत गए। नहीं, जीतने की भी बात बता रहा हूँ। कोटद्वार जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है कलाल घाटी में, उसको केंद्रीय विद्यालय के लिए उसके कमरे खाली कर दिए गए थे सारे, सिर्फ चुनाव से पहले। ये इसलिए जीते, ये भी एक कारण सुन लो। राजकीय इंजीनियर कॉलेज स्थापना करेंगे ताकि यहाँ हमारे लोग सके। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करेंगे। कोटद्वार को अंतर्राज्यीय बस अड्डा बताएंगे। ये मैं इनसे पूछना था, जहाँ निगम की ये बात कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी समस्याएं बताई है। मित्तल जी बताइए, क्या क्या किया आपने? इनमें से आपने कुछ भी नहीं किया। इसमें सब में काम चल रहा है। कहाँ चल रहा है काम, हमें बताओ ना। अरे कोई काम आपके घर में थोड़ी चलेगा, वो तो उसमें अभी अपने पूछना चाह रहे हैं, जब आप हाँ जी, आप बोलिए काम चलाना बताओ। बिल्कुल आदरणीय बीज जी, थोड़ा सा सुन लेंगे बीज जी। परिवहन व्यवस्था की मैंने शुरुआत में ही पहले बिंदु पे बात करी कि इस प्रकार 5 महीने में ऋतु भूषण खंडूरी जी ने रामनगर, आप ये कह रहे हैं रामनगर सिगड्डी बस सेवा संचालित की गई। देखिए आपके सवालों के जवाब दे रहे, सुन लीजिए आप। और फैक्ट पे बात करिए, और आप जो विषय उठा रहे हैं परिवहन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। पेट में फिर दर्द होगा, हम मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए हम जाएंगे। उन्हें पता है कि केंद्र के इंजन के बिना ये काम संभव नहीं हो पाएंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ही इसको कर सकती है, ये भी नियमों में हम लोग जानते हैं। और इस परिवहन व्यवस्था के सुचारू से अभी भी दिल्ली व्यवस्था के लिए दुर्गापुर से भी हमारा ज्ञापन हुआ है। सौरभ नोटियाल युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है, उसने वर्तमान में अवगत कराया दिल्ली से किस प्रकार सुविधा और हमारी सुदृढ़ हो सकती है। और ये बस सेवा संचालित हुई है। कोरोना काल में हमने देखा सिगड्डी रामनगर बस सेवा बंद हुई थी। देखिए बीस जी बोलिए, बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए आपके। पिछले 5 जी साल से जी प्रधान से लेकर और राष्ट्रपति तक पूरे और तमाम संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी का क्या कौन रोक रहा है इनको यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाने से? यहाँ पे हमारा डबल इंजन की सरकार है। हमारे सांसद निशंक जी शिक्षा मंत्री है भारत सरकार में। अरे केंद्रीय विद्यालय क्या चीज़ है उनके लिए, मेरे को बताया। केंद्रीय विद्यालय बनाना, वो बड़े बड़े IIT इंजीनियर कॉलेज बना सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़। और जहाँ तक ये लोग निगम की बात करें, थोड़ा आपके पास टाइम कमी से मैं जल्दी में बोल रहा हूँ। निगम के जब तुम बोर्ड के प्रस्ताव को निरस्त कर दे रहे हो तुम्हारी सरकार, तो बोर्ड कहाँ से काम करेगा? बोर्ड की मीटिंगों में प्रस्ताव पास किया कि हम टैक्स नहीं लेंगे कोटद्वार की जनता से, ये बोर्ड की मीटिंग में पास होके जा रखा है, उसको तुम निरस्त कर दे रहे हो। तो अभी मैं पूर्व सैनिक गिलडियाल जी के पास जाऊंगा। सर, आप बहुत देर से बहुत कुछ सुन रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस डिबेट पे आप?
थापा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप कोटद्वार के इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहते हैं। और अब मुझे आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि कोटद्वार में विकास, तो मैंने आपको एक छोटा सा मुहावरा दिया कि माँ से मौसी भली। आप इसमें मुझसे पूछो, मतलब इसका मतलब मैं समझा नहीं। मतलब भाजपा से कांग्रेस भला। कांग्रेस बढ़िया है, हाँ, लेकिन उसका तो सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश में। लेकिन कम से कम कांग्रेस खड्डे तो नहीं कर रही है कोटद्वार में, बीजेपी तो खड्डे भी कर रही है। कांग्रेस ने खड्डा तो नहीं किया। मैं बोलता हूँ सबसे पहले मैं बीजेपी को लेता हूँ, इनका पिछले 5 साल का मैनिफेस्टो निकालो, एक भी काम हुआ क्या कोटद्वार में? दोबारा वोट ये जो है महिलाओं को बहका फुसला कर और तमाम सारे जीत कैसे जा रहे हैं ये? अरे सुनो तो, सारे दिल्ली के मंत्री महामंत्री जितने हैं, यूपी के जितने, सब यहाँ लाकर उनको जो है महिलाओं को, लोगों को बहला फुसला के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सारे मंत्री आके बोलते हैं, उसके बाद वो चले गए, यहाँ उल्टा भी नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। अब 5 महीना हो गया, 100 दिन का जन्म वो मनाया गया, 100 दिन हमारे सरकार के पूरे हो गए। मैं तो बोल रहा हूँ 100 दिन में गिर जाना चाहिए था सरकार, लेकिन ये 100 दिन मनाने का जश्न मना रहे हैं कि हमने 100 दिन मना दिया। मतलब अपने नेताओं का ये कर रहे हैं कि हम जो है पार्टी खा रहे हैं 100 दिन का, और जनता यहाँ भूखी मर रही। महंगाई देखो, जब कांग्रेस का जमाना था सिलेंडर जो है 450 431 रुपये का था, आज सिलेंडर 1100 रुपये का है। जनता फिर भी वोट कर रही है ना? जनता वोट कर रही है केवल मोदी जी की वजह से, और ये भी वोट मांगते हैं तो केवल मोदी जी की वजह से। ये राज्य में भी वोट मोदी मोदी करके मांगते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मोदी के नाम से वोट ना मांगे, एक भी बीजेपी कर नेता यहाँ जीतने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं आपको। अच्छा, मैं गजेंद्र मोहन घसमाना जी के पास जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वे भी आए हैं। सर, क्या मोदी जी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं और कोटद्वार में काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप लोग? जो कह रहे हैं कि बीजेपी के नाम से, मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, ये सोनिया गांधी के नाम से वोट मांगते हैं, ये राहुल गांधी के नाम से वोट क्यों मांगते हैं? जो जिसको कि पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, दुनिया में पप्पू के नाम से जानते हैं, और क्या उनकी हैसियत? लेकिन चलिए हम सोनिया और मोदी जी को अभी प्लीज पूरी सुनो। उनका काम है मोदी जी को गाली देना मंच में केंद्र से। देखिए ये जो हमारी जो डिबेट है, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ये डिबेट जो है हमारी स्थानीय मुद्दों को लेकर है। हमें कोटद्वार को फोकस करना है। इस समय हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ कोटद्वार की। तो कोटद्वार के मुद्दों पर आप अपनी राय दीजिए, कोटद्वार के मुद्दों पर आप सवाल पूछिए। सर, मैं सेंटर की राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा, कोटद्वार की बात करूंगा। जजेड़ी जी के पास जाऊंगा, जजेड़ी जी के पास। सर, कोटद्वार की बात कीजिएगा। वोट दे रही है आपको, क्यों नहीं दे रही राहुल गांधी को? क्यों नहीं दे रही राहुल गांधी को? क्यों नहीं दे रही राहुल गांधी को? देखिए यहाँ थोड़ी सी कसमकस हो गई है और थोड़ी गर्मा गर्मी यहाँ चल रही है इस डिबेट में। आपने भी बहुत गालियां दी, लेकिन आप हरा नहीं पाए भाजपा को। बहुत गालियां दी, आपने समाजवादी को भी गालियां दी, आपने कांग्रेस को भी गालियां दी। तो डिबेट में थोड़ा गर्मा गर्मी चल गई और शायद यही कारण है कि हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इस लड़ाई में, कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कोटद्वार का विकास नहीं हो पा रहा है। आप सुनिए, आप लोग झूठ बोल के गुमराह करते हो। सर रुकिए सर, बिल्कुल थोड़ा सा सर रुकिए। सवाल मुद्दों पे बात की जाएगी, मुद्दों पे बात की जाएगी। डिबेट में गर्मी हो गई है और आपने देखा होगा नेशनल चैनल में इस प्रकार से होती है, लेकिन वहाँ पर प्रीपेड होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रीपेड इस प्रकार से नहीं है। सर बोलना चाहते हैं आप लोग? रुकिए, एक एक करके सब सर प्लीज आप एक करके सब सवाल पूछेंगे। सर बोलिए। मैं केवल, किससे सवाल है आपका? मैं बीजेपी से है। बीजेपी से सब ये चाह रहा हूँ कि बीजेपी ने पहले 5 साल में राज किया, कोई विकास नहीं किया। लास्ट में जो है गठरी बांध के दूसरी पार्टी में चले गए और उनका विदाई भी समारोह भी हो गया। उसके बाद अब फिर इस बार भी जो है भाजपा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, हम भी मोदी जी जिंदाबाद वाले हैं। लेकिन इस बार धीरेन्द्र चौहान जी के साथ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाजपा मैनिफेस्टो बनाती है। कहाँ गया मेडिकल कॉलेज, कहाँ गया सेंट्रल स्कूल बनाने में क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटर में तो आप मोदी जी के साथ है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है।
तो देखिए बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो सर कह रहे हैं, गिलडाल जी कह रहे हैं कि सेंटर में तो वो मोदी के कामों से खुश है और मोदी जी के साथ है, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, तो वो आप लोगों के साथ नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आदरणीय घिंडियाल जी को मैं बताना चाहूँगा, घिंडियाल जी कह रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं से तो खुश हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। अगर राज्य की सरकार से जनता आहत होती तो ये दोबारा मौका था, दोबारा मौका दिया गया, धामी जी के नेतृत्व को सराहा गया और उस नेतृत्व पर काम करता हुआ दिख भी रहा है। हम एक तरफ मोदी जी को तो अच्छा कह रहे हैं और राज्य की सरकार कैसे खराब हो रही है। अगर दोबारा हम राज्य की सरकार में चुन के आ रहे हैं, विकास कार्य, गौरव जोशी जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है तभी तो वो दोबारा चुन के आ रही है। क्या कहेंगे आप ये बताइए ना कि ये वही सरकार है। अब आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए 5 किलो जो आटा ले जाएगा उस पर टैक्स है। गरीब आदमी 5 किलो आटा ले जाता है और जब 25 किलो का ऊपर से आटा ले जाएगा उस पर टैक्स नहीं है। वो यहाँ चावल आटे का है। महंगाई बढ़ गई, रोज कितने हज़ार बार जो है जो जीएसटी के ऊपर जो है काम हो गया। एक नियम नहीं, एक नियम नहीं है। लेकिन बार बार क्यों जीत पा रहे हैं? कि जनता क्यों आपकी बात नहीं सुन रही? क्या कारण है इसके? कोई बात नहीं, समय आता, समय बदलते हुए देर नहीं लगती। कब समय बदल जाए कोई बात नहीं, घमंड यहीं रहता है। और ऐसा नहीं है वो भाजपा में सब कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा नहीं है वो कांग्रेस है और उसके अंदर कांग्रेस। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय जो है आम आदमी पार्टी का, बीजेपी की लड़ाई आम आदमी पार्टी से रहेगी। क्या कहोगे? नहीं यार ठीक है, आप पार्टियाँ आए बीच में। जो पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने आके देख लिया, अपना हाल देख लिया। अभी हमारे बीच में एक नेताजी बैठे, उनकी टोपी उतर गई, टोपी पहन के घूमते थे वो। ये नेताजी यहाँ है, टोपी उतर गई। सर आपकी पहले चुनाव में पूरी टोपी पहना आपने और अब टोपी पहना के अपनी टोपी उतार दी आपने। वो तो हमारा प्रचार प्रसार था, अब नहीं है। बिल्कुल चल रहा। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी ये कह रहा हूँ, बैठ जाओ सर, बैठिए। सारे लोग बैठिए। मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाह रहा हूँ। इस प्रदेश के बने हुए 22 साल हो गए। मैं रोडवेज का मामला उठा रहा था, पूरा जिला पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में शिफ्ट हो गया। मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 बजे के बाद देहरादून जाएगा पेशेंट, उसके लिए गाड़ी नहीं है। वो गरीब आदमी हायर कैसे करेगा? उसको जॉली ग्रांट जाना है, उसे एम्स में जाना, देहरादून में जाना है, उसको दिल्ली जाना है, उसके लिए गाड़ियों की शॉर्टेज है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो राष्ट्रीय स्तर में और लगभग मैं कह रहा हूँ इस प्रदेश के संबंधित जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, प्रदेश और केंद्र के लोगों से बोलना चाहता हूँ, या उठकर बात करें। हमें यहाँ पर रोडवेज की गाड़ी की आवश्यकता पड़ रही है, रोडवेज की गाड़ी कम पड़ गई। मतलब देहरादून के लिए हर 2 घंटे में गाड़ी होनी चाहिए, कहाँ है गाड़ियाँ? दिल्ली के लिए हर 2 घंटे में गाड़ी होनी चाहिए। पूरे राष्ट्र में जो है नाइट सर्विस चल रही है और यहाँ पर 4 बजे बाद गाड़ी नहीं। जब बस अड्डा ही वर्कशॉप पे चल रहा है तो गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? बिल्कुल, ये बस अड्डे के लिए काम करे, अपनी व्यवस्था बनाए सरकार। इसी को सरकार कहते हैं। इन्हें दोबारा मैंडेट मिला है। उत्तराखंड क्रांति दल के महेंद्र सिंह रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डिबेट है वो कोटद्वार स्तर पे ही थी। ये मोदी जी और सोनिया जी कहाँ आ गए? अगर आप अपने मुद्दों को भटका के उनका नाम ले तो आपका स्थानीय मुद्दे अपना वैसे ही भटक जाएंगे और जनता भी इसी तरीके से भटक जा रही है कि अब जो मुद्दे हैं, जो डिबेट थी आज वो केवल कोटद्वार स्तर पे थी। कोटद्वार में आगे कैसा विकास होगा हमारी राय थी। कम से कम इन डिबेटों से सरकारें भी सुनती हैं कि हमारी कमियां कहाँ पे हैं, विपक्ष भी सुनता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। तो मैं सभी महानुभावों से मेरी यही अपील है कि स्थानीय मुद्दों पर ही करें और कोटद्वार के। ये भटका कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी भटका रही है, कांग्रेस? मेरे को तो दोनों, आपने अभी लाइव चल रहा था, दोनों पक्ष के लोग थे आपस में और यही करते रहते हैं, एक सड़क में तो एक सत्ता में। अभी आपने देखा होगा व्यापारियों का एक आंदोलन चल रहा है, उनको समर्थन दोनों पार्टियां दे रही है। तो ये जब उनको समर्थन दोनों पार्टियां दे रही है तो ये बिल लाया कौन? ये अभी तो हम भी इसमें ज़्यादा इसे पढ़ा, क्योंकि पिछली बार भी हमने भूकर का देखा। जब भूकर का विरोध चला, एक तरफ से पूरे विरोध जनता आ गई, रात को 7 बजे निकल जाता है कि एक वोट से पारित हुआ वो हम संपत्ति कर का। अब दोबारा ये आ गया तो वाकई में जो हमारे क्या कारण है कि आपके जो शहरी विकास मंत्री हैं केवल कोटद्वार के लिए स्पेशल निकला वो जो। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लोगों में से किसी का सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। महेंद्र सिंह जी के पास जाएंगे। सर क्या सवाल है आपका? सबसे पहले थापा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने आए हुए सभी पार्टियों के वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं वर्तमान सरकार से मेरी एक डिमांड है कि ये जो कोटद्वार के विकास की बात हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। आप ट्रेन की बात देखिए, सीवर की बात देखिए, बिजली की बात देखिए, अस्पताल की बात देखिए कि माता बहनों के बच्चे जो हैं वो बाथरूम के अंदर पैदा हो रहे हैं। ये जो 18 आदमी अभी डॉक्टरों के इसमें हॉस्पिटल थे, इन्होंने हटाए थे, उससे सारी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। उसके बारे में सरकार हमारे को क्या जवाब देना चाहेगी?
अच्छा, अभी गौरव जोशी जी के पास जाऊंगा मैं, सरकार क्या जवाब देगी, क्योंकि 18 लोगों को इन्होंने निकाला और कम से कम, और ये यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि मुद्दों से भटकाते हैं जनता को, बरगलाती है जनता को, और जनता को मुद्दों से भटका कर वो कहीं ना कहीं सत्ता पे आती है भारतीय जनता पार्टी। सर बलूनी जी सर। सबसे पहले तो मैं सैनिक संगठन और अर्धसैनिक और सामाजिक संगठन की ओर से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सारी बात जो भी यहाँ की कोटद्वार की समस्या थी थोड़ा बहुत सबने रखी अपनी बात, और वो हमने समझ भी गए, और कितना उसमें धरातल में काम होगा वो हमें नहीं मालूम। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है, शमशान घाट के पास जो कूड़ा की बात अभी तक कहीं नहीं आई। जो भी हम लोग मुक्तिधाम जाते हैं उसमें कितनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर मुक्तिधाम में हम लोग लास्ट अंतिम संस्कार करने के लिए भी इतनी दिक्कतें हैं कि मुँह ढकने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कम से कम मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई उसका निवारण कौन करेगा, कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? समय का अभाव है हमारे पास, और सबसे एक बार और चले जाएंगे सबके पास, और उसके बाद इस डिबेट को वाइंड अप करेंगे। तो हमारे साथ युवा हैं, रक्षित है आपका नाम? रक्षित जी, पूरी डिबेट आप सुन रहे हो इतनी देर से, लगभग 40 मिनट की डिबेट हो चुकी है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मुद्दे ये ऐसा लग रहा है कि दो बायस लोग हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, दूसरा प्रत्यारोप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ें जो है डेवलपमेंट एक दिन में तो नहीं हो जाता। अब जैसे बात कर रहे हैं बस अड्डे की, मैंने खुद मतलब फेसबुक के माध्यम से और उनके सूचना पत्र के माध्यम से देखा है, उन्होंने जो है रेलवे मिनिस्टर से बात करी है, तो है ना कहीं कुछ ना कुछ यानी प्रोग्रेस में है। कुछ समय देना चाहिए, कुछ उनको समय मिलना। पिछली बार 5 साल का समय दिया था, तो मेरे ख्याल से उनको पूर्व विधायक का काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी पास बुला लिया उनको। चलिए सर। मेरे बीजेपी के जितने यहाँ पर प्रवक्ता हैं, ये एक ही बात हर चीज़ को डाइवर्ट कर देते हैं। ये मुद्दों पर ना आके सन 17 के इनके मैनिफेस्टो, 19 के लोकसभा के मैनिफेस्टो, 22 के विधानसभा के मैनिफेस्टो में हर जगह उठा के देख लो, केंद्रीय विद्यालय आज बन जाएगा, आज बन जाएगा। कौन रोक रहा था इनको? कौन रोक रहा था इनको? सेंटर में कौन है? बीजेपी। इनके वो कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? निशंक जी। कौन रोक रहा है इनको? ये तो बड़े बड़े आईटी खोल सकते हैं। मोदी जी ने कहा है कि तुमने फौजियों को भ्रमित करते हैं। मोदी जी ने एक बार कहा था कि आपने एक काम नहीं किया है। एक फौज की फोटो लगा के इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, फोटो लगाते फौजियों के, और तब इलेक्शन लड़ते तब जीतते हैं। बिना उसके करके देखो, बिना फौजी के बिना तुम लड़ाई जीत नहीं सकते। फौजी का एक काम नहीं करते हो तुम, चूतिया बनाते हो तुम फौजियों को। यहाँ मैं हर फौजी भाई से निवेदन करता हूँ, इनको भी ऐसी चूतिया बनवा वोट देने पे। इनको अभी चलते हैं। देखिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा। डिबेट बिल्कुल जो है अच्छे से, क्योंकि हम उत्तराखंड के वासी हैं, देवभूमि है, तो हमें अपने मैनर्स को बिल्कुल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो विचार हैं उन लोगों तक जाएंगे। और सर लास्ट मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जितने मैंने इनके पास रखे, जो इनका तो जो अपना घोषणा पत्र था, उसमें एक काम बता दे, मैं संतुष्ट हूँ। एक काम 17 से लेके जो हमारे भाई साहब ने कहा और जो मैंने पूछे हैं 17 में से, और 5 में ये तो क्या गिने, इसका मैंने फर्स्ट में बताऊंगा तो शायद ये भी सब एक काम। चलो प्रमोद रावत जी। डिबेट की शुरुआत में जो आकांक्षा मैंने जताई थी कि हमारे भाजपा के जो साथी हैं वो हमारी बात का जवाब नहीं देंगे, वही हुआ है। मुद्दा मोदी जी तक पहुँच गया, सोनिया जी तक पहुँच गया, और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं दब गए हैं। गजेंद्र मोहन धस्माना जी, भटकाते हो आप लोगों को और वोट ले जाते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी विधायिका ऋतु खंडूड़ी जी अभी बनी है, और केंद्र से लेके पिछले 5 साल भी आपके विधायक थे। केंद्र से प्रदेश से सबसे वार्तालाप होगी, और काम चल रहा अभी तुरंत 1-2 महीने के अंदर काम धरातल पे नजर आएगा। धरातल पे 1-2 महीने के बाद काम नजर आएगा, और हम भी कहीं नहीं जा रहे, और ये लोग भी कहीं नहीं जा रहा, सभी यहीं के हैं। फिर डिबेट करेंगे कि 1-2 महीने के बाद काम नजर आता है या नहीं आता। जी गौरव जोशी जी, भटकाते हो आप? परवीन भाई, ये जनता बहुत जागरूक है। भटकाने की बात कौन कर रहा है, कितना किसको मौका मिला है, जनता सब जानती है, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में ना, इसलिए कहते हैं। तो जहाँ बात की जा रही है, मैं उन मैनिफेस्टो पे बता दूं, लालधान चिल्लाकल मार्ग का कितना मार्ग प्रशस्त हुआ, उस पर किस प्रकार एनजीटी की रोक आई, ये सब लोग जनता जानती है। कितना प्रयास रोड की स्वीकृति पर विधायक निधि से वन निगम के रूप में तत्वाधान में उस रोड का तत्काल रूप से कार्य किया गया, वो भी जनता ने देखा है, उसी विश्वास पर काम हुआ है। दूसरी बात, ये केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं। केंद्रीय विद्यालय जब स्वीकृति पर पैनल बना, तो आज हमने उस लैंड एक्विजिशन की बात की गई, वो भूमि परीक्षण भी हुआ। हमने देखा कलालगट्टी विद्यालय पर एक प्राइवेट रूप में चलाने की भी बात की गई, झंडी चौड़ पर उसकी भूमि को चयन भी किया गया है, और केंद्रीय विद्यालय जरूर बनेगा, और विद्यालय की बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी थी, और उसकी स्वीकृति के रूप में भी हम आगे जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय जरूर बनेगा। चलते हैं संजय मित्तल जी, लास्ट सर, आखिर में क्या वो बोल रहे, केंद्रीय विद्यालय बनेगा, भटकाती कांग्रेस है। उस जमीन को भी इन्होंने जो घपले में फंसा दिया गया है। और रही भाई साहब ने टेस्टिंग ग्राउंड की बात करी,
ये पिछले जब से हमारा निगम बना ये कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं शासन, और बार बार उस ज़मीन को फंसा दे रहे हैं। कभी बोलते हैं कि इतने हेक्टेयर ज़मीन आपको दे रहा है, बार बार ज़मीन फंसाते रहे हैं। और ये जो कूड़ा है ये पहले का, बल्कि इस बोर्ड ने 70% कूड़े को वहाँ से हटा दिया गया है। और बार बार अभी आप एक मुद्दा आया था क्या बोलते टैक्स का, जबकि ये जो है दलगत चीज़ों पर राजनीति नहीं करते हैं। टैक्स जो है सबको पता है कि बाहर जो है यहाँ से बोर्ड से शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम जो है टैक्स लगाएंगे। उन्होंने बोर्ड की एक बात नहीं मानी, और उसके बाद जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मेयर का पुतला फूंकते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। जिस मेयर ने टैक्स के लिए एक विज्ञप्ति पूरा बोर्ड के अंदर पास कराया कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसको उसके बाद आपने भी 2-3 पुतले फूंक दिए। कोटद्वार जनता हमने तो बिल्कुल, हम तो सही मुद्दे फुकला फूक रहे हैं। हमारे एक भी मुद्दा महंगाई, हमारा मुद्दा महंगाई है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा अग्निवीर है। आप देख लीजिए 4 साल के बाद अग्निवीर बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताइए ना। इनका कहना है कि 25% तक बच्चों को जो है आगे बढ़ाएंगे। कौन से को बढ़ाओगे भाई? 10 लोग बैठे हैं, 7, 6, 8 कौन से जाएंगे, 2 कौन से जाएंगे, 8 कौन से नहीं जाएंगे। इन्होंने तो जो है गुमराह करना है काम के। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कितना असर पड़ेगा आप बताइए। इस उम्र के अंदर बच्चा अगर 4 साल के बाद रिटायर हो जाता है कहाँ जाएगा? चलते चलते अग्निवीर जो कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय सेना है उसको एक अग्निवीर नाम दे दिया है, और पूरा इस पे पक्ष और विपक्ष में बातें चल रही हैं क्या कुछ वो पूरा मामला। जैसे कांग्रेस कह रही है कि वो बच्चे बाद में क्या करेंगे, 21 साल के बाद 23 साल के बाद जब वो रिटायर आ जाएंगे 11.5 लाख उनको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब साहब वो रिटायर आ जाएंगे उसके बाद पढ़ाई कर सकते हैं, और वो उनके पास 11 लाख से ज़्यादा पैसे रहेंगे तो कुछ ना कुछ व्यवसाय। सर अग्निवीर के बारे में क्या कहेंगे सर? आपसे जानना चाहूँगा भाई। इसके बाद वीडियो को वाइंड अप करूँगा। एक सवाल गिलडियाल जी से मैं लूँगा और इसके बाद वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, बिल्कुल शॉर्ट। देखिए, अग्निवीर योजना सेना के द्वारा किस प्रकार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाए, युवाओं की सहभागिता बढ़े। 50 लाख से ज़्यादा युवाओं को जब रोजगार मिलेगा तो हम लोग देखते हैं कि 4 साल की अवधि का आज इशू बनाया जा रहा है। देश में आगजनी हुई, उसकी जिम्मेदारी भी ये विपक्ष ले। और हम देख रहे हैं अग्निपथ और अग्नि जो वीर हैं कोटद्वार में भी उस भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। आज सफलतापूर्वक हम लोग देख रहे हैं युवा सहज स्वीकार रहा है। लेकिन बरगलाने की बात की जाती है, युवाओं को वो अवसर कितना दिया, हमने नए युवाओं को मौका कितना दिया, ये हम लोग जानते हैं। और नए मौकाओं को अगर हम देना चाहेंगे तो उसके अगर पेट में दर्द होता है विपक्ष तो होता रहे पेट में दर्द। अच्छा, रोडवेज की स्थिति कब सुधरेगी? देखिए, रोडवेज की स्थिति में भी हम लोग जानते हैं कि आज निजी वाहनों से भी आज व्यक्ति अपना दिल्ली का हम लोग देखते हैं कि निरंतर अपनी प्रगति पर है। अगर रोडवेज कहीं ना कहीं व्यवस्था के रूप में मांग आती है तो सरकार और अपने प्रदेश के जो मंत्री परिवहन मंत्री हैं दास जी को हम समर्थन के रूप में अपनी बात को भी रखेंगे और इस रोडवेज व्यवस्था को सुचारू रूप से सक्रिय करने का काम करेंगे। गिलडियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गिलडियाल जी से मैं ले लेता हूँ लास्ट में सर, बिल्कुल सूक्ष्म शब्दों में बोलिएगा, इसके बाद वीडियो को यहाँ समाप्त। एक तो मैं भाजपा सरकार से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि रात जो 10 बजे की ट्रेन है उसको दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे गढ़वालों से हमारे पहाड़ी एरिया से 7-8 बजे तक ट्रेनें आती हैं, वो बसें आती हैं, उसमें लोग नौकरी वाले आते हैं कि इंतजार करते हैं कि हम उस ट्रेन में जाएंगे, तो वो ट्रेन होनी चाहिए। उस ट्रेन से हमको कम से कम फौजी तो दूर दराज से आते थे अपने बक्से लेकर, उनको यहाँ ट्रेन का इंतजार रहता था और वो ट्रेन में जाते थे, उनको परेशानी है। दूसरा, मैं अग्निवीर के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, इसमें मैं कांग्रेस का काट करना चाहता हूँ। अग्निवीर की बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मोदी जी का जो अग्निवीर का या केंद्र सरकार का जो अग्निवीर का जो प्रपोजल है बहुत अच्छा है। वो समझने की बात है। एक प्रकार से फौज को जो है कुछ टाइम बाद युवा बनाने का जो 25% युवा लिए जाएंगे, वहाँ हर बार 25% युवा लिए जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा फौज में जो आज 65% बुढ़े हैं वो 65% बुढ़े 25। देखिए, गिलडियाल जी पूर्व सैनिक है, उन्होंने कहा अग्निवीर एक अच्छी योजना है। वहीं पर कांग्रेस के ये भी पूर्व सैनिक है। सर आप क्या कहेंगे? मैं विनम्रता पूर्वक गिलडियाल जी से पूछना चाह रहा हूँ कि हम इतने लोग हैं, चलो कल अग्निवीर की भर्ती हम सब दौड़ के भाग के मेडिकल के फिट होके चले गए फौज में। अब इनमें से किस 75 को निकालेंगे यार, किस 25 को रखें? पहले वो किस बेस पे रखेंगे ये बता दो आप फौजियात में। तो दोस्तों, ये आज हमारी एक डिबेट थी, एक छोटा सा प्रयास कण्व नगरी लाइव के माध्यम से मैंने किया था और सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को लाने का यहाँ पर प्रयास किया था। और ऐसे प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे और जानते रहेंगे इन प्रतिनिधियों से कि इन जो समस्याएं हमारे कोटद्वार में उनको किस प्रकार से उनका
निवारण होगा। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले संजय मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के महेंद्र सिंह रावत जी जुड़े हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। राजेंद्र जजेड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए हमारे चैनल को। और महेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये गुरु नानक वेडिंग पॉइंट की इस जो वीडियो को स्पॉन्सर करने वाला गुरु नानक वेडिंग पॉइंट है। जितनी भी शादियां हैं, बर्थडे है, दूसरी कोई भी ओकेजन के लिए आप गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। गिलडियाल जी हमारे साथ, भूतपूर्व सैनिक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमारे साथ बलूनी जी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत समय देने। धन्यवाद परवीन थापा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अक्षित जी हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद आपका भी। सर हमारे साथ पूर्व सैनिक जुड़े थे कांग्रेस से हमारे साथ सर जुड़े थे, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप। धन्यवाद आपके चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रमोद रावत जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे, सर बहुत धन्यवाद। आमंत्रण के लिए। गजेंद्र मोहन दसमाना जी पूर्व सैनिक हैं, कैप्टन है रिटायर्ड, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेम सिंह जी हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, आप भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, आपने अपना कीमती समय निकाला। सर सुरमान सिंह जी का बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा तुर्क गौरव जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी। और बहुत अच्छे वक्ता हैं गौरव जोशी जी। और सबसे बड़ी बात इनकी विशेषता है कि जब इनको बुलाएं तो तुरंत आ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे अपनी राय जरूर देना कि एक हमारा प्रयास है छोटा सा, इस प्रयास में कमियां भी हो सकती है। और जैसा कहा जाता है कि ह्यूमन इज एरर, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है और गलतियों से ही वो सीखता है। कुछ कमियां अगर रह गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा और कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत से हमने ये डिबेट की है आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।